कैसे हो? आप लोग बहुत मस्त होंगे, फैंटास्टिक होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग अपने बायोलॉजी के बुक के साथ-साथ हिंदी का भी कुछ ले आए हैं पढ़ने के लिए आप लोग को। तो आप लोग बने रहिए, आपका सारा सब्जेक्ट क्लियर करवाया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, अपने सारे दोस्तों के पास इस चैनल को भेज दीजिए, ये वीडियो को भेज दीजिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हिंदी का गौथली का चैप्टर फर्स्ट का क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये चैप्टर जो है ना, ये भीमराव अंबेडकर जी जो है उनके द्वारा लिखा गया है। अब देखिए इनके बारे में, भीमराव अंबेडकर के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं, कुछ जान लेते हैं। देखिए क्या है लेखक का परिचय, यानी कि लेखक के बारे में हम लोग को जानना है कुछ बातें। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। यानी कि भीमराव अंबेडकर, जिसको संविधान के जनक या फिर संविधान के पिता बोला जाता है ना, उनका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव महू में हुआ है। कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891 में हुआ है। उच्च उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। यानी कि इन्होंने अपना पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए, फिर से कहाँ गए? न्यूयॉर्क और लंदन भी गए। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने छूतो स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। यानी कि देखिए भीमराव अंबेडकर जी जो है ना, वो कुछ दिन तक वकालत किए। वकालत करने के बाद क्या किया ना, राजनीतिक में चले गए। उसके बाद हमारे भारत में, ठीक है, हमारे भारत में स्त्री और जो बच्चे थे और अछूत हैं, ठीक है, उनको ना उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा था, तो इसलिए वो उनको उनका अधिकार भी दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। तो हमको इनके बारे में इस पूरे चैप्टर में भीमराव अंबेडकर जी क्या क्या किए, कौन सा बुक लिखे, किस आदमी के लिए क्या किया, अछूतों के लिए क्या किए, बच्चों के लिए क्या किए, सारा कुछ हम लोग को जानना है। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे और फटाफट से इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, अपने सारे दोस्तों के पास भेज दीजिए। और एक और बात आप लोग के लिए, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो आप लोग इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। प्रमुख रचनाएं: द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्रास, बुद्धास एवं हिज धर्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द एनिहिलेशन, हु आर दे, आदि। यानी कि देखिए ये जो है ना, ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, ये सब ना इनके द्वारा, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये सब लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो हम लोग को एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। 10 में अगर पूछ दे द कास्ट इन इंडिया किसका लिखा हुआ है, क्या बताएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसको ना आप लोग फटाफट से कर लीजिएगा याद, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है और आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और पूछता ही है हर बारी। आगे है पाठ का परिचय। अब देखिए हम लोग जो ये पाठ पढ़ने वाले, चैप्टर पढ़ने वाले, इस चैप्टर का परिचय क्या है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है ना, सारे कुछ को अब हम लोग जानेंगे। पहले लिखा हुआ है, देखिए क्या है, प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। यानी कि देखिए अभी हम लोग ना उनका कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़े हैं, उस रचनाएं में एक था लिखा हुआ द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये क्या है ना, जब ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया एक भाषण है। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? एक लिखा हुआ भाषण है, जिसमें से हम लोग का एक चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 2 चैप्टर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ना, उसी भाषण से, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है, उसी में से इस चैप्टर को लिया गया है। इस आलेख के मध्य से लोगों के मानवीयता, सामाजिक संभावना, समर्थ, असमर्थता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। यानी कि देखिए ये जो चैप्टर है ना, हम लोग को श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पढ़ना है, इस चैप्टर में मानव के अधिकार के बारे में, सामाजिकता के बारे में, समाज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लड़कियों को अधिकार दिलाने के लिए, बच्चों को अधिकार दिलाने के लिए, इस सब के बारे में क्या ना, जो अछूतों के प्रति हम लोग का कैसा भावना होना चाहिए, सारा कुछ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। और उस समय में क्या होता था अछूतों के साथ, उस समय में स्त्रियों के साथ क्या होता था ना, सारा कुछ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम लोग के साथ बने रहिए, आगे हम लोग फटाफट से पढ़ते हैं।
पाठ का सारांश। सारांश मीन्स भैया क्या होता है ना, जब पाठ का छोटा करके, यानी कि अगर बड़ा सा चैप्टर है, 4 पेज का अगर चैप्टर है ना, उसका छोटा जो होगा ना उसी को बोलते हैं सारांश। आप लोग के एग्जाम में भी आ सकता है ना, जो अपने एक पाठ का सारांश लिखे, तो आप लोग कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, क्योंकि सारांश मीन्स ये होता है चैप्टर का छोटा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया है। यानी कि देखिए यहाँ जो है ना, भीमराव अंबेडकर जो है ना, जो हमारे समाज में जातीय विवाद होता है, यानी कि बोलता है वो दूसरा जात है, अछूत है, उसके पास नहीं। देखिए क्या है, सबसे पहले का बात बता रहे हैं, पहले हमारे यहाँ ऐसा होता था, जो अगर कोई भी बच्चा अछूत है या फिर कोई भी है अछूत है, ठीक है, छोटे कास्ट का है, अछूत है, तो उसको ना क्लास में बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता था। जो भी छोटे कास्ट के लोग थे उसको ना क्लास में बैठ के पढ़ने का इजाजत नहीं था। अब क्या ना, जो हमारे क्लास में कोई भी बच्चे बैठ कर पढ़ सकते, अब उनको ना उनका अधिकार मिला हुआ है, पूरा फ्रीडम मिल चुका है। ठीक है, वो कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, उनका क्लास में वो बैठ सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो भी ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण राजपूत, वही क्या करते थे, क्लास में बैठ के पढ़ते थे, और टीचर भी सिर्फ उन्हीं को पढ़ाते थे। लेकिन जो अछूत थे ना, उनको ऐसा कुछ नहीं दिया जाता था, वो कहीं भी बैठ के पढ़े, लेकिन क्लास में एक साथ कोई भी टीचर से नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी सब के बारे में हमारे जो लेखक साहब हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो इसी के बारे में अपना विचार प्रकट कर किए हुए, यानी कि मानव के अधिकार जो होता है, मानव का क्या अधिकार है, स्त्री का क्या अपना अधिकार है, सारे का विचार, अछूत का क्या अपना अधिकार है, सारे चीज का जो उनका क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं, इस सब के बारे में, ठीक है, वो हम लोग को इस चैप्टर में बताए हुए हैं। लेखक कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक है, उसके अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। यानी कि देखिए आज के युग में, अभी का समय में जो भी लोग है ना, ये भी अभी भी हम लोग के यहाँ ऐसा होता है। ठीक है, अभी भी होता है। जैसे में देखिए कोई भी छोटा अछूत है, ठीक है, छोटा कास्ट का लोग जो है उनके यहाँ जाएगा तो वो क्या करते हैं ना, छोटा सा कप जो होता है प्लास्टिक का, उसमें चाय देंगे। ठीक है, अभी भी हम लोग के यहाँ होता है, लेकिन कम मात्रा में। पहले ऐसा होता था ना, जो अगर कोई काला है, ठीक है, तो उसमें बस में नहीं चढ़ने दिया जाता था। एक साथ कोई भी काले व्यक्ति बस में नहीं चढ़ेगा। कोई अछूत है, ठीक है, तो वो एक साथ कुर्सी पे नहीं बैठ सकता है, एक साथ सोफा पे नहीं बैठ सकता है, एक साथ क्लास में नहीं बैठ सकता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी है जातिवाद हमारे यहाँ, अभी भी हमारे देश में अभी भी, लेकिन मात्रा में उतना नहीं है। ठीक है, तो इसी सब के बारे में हम लोग को डॉक्टर देखिए भीमराव अंबेडकर जी क्या क्या बताए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। देखिए जाति प्रथा है ना, ये क्या है, श्रम विभाजन का दूसरा ही रूप है, दूसरा नाम है। लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। यानी कि देखिए जातिवाद जो है ना, वो क्या है, जाति के अनुसार से उनको ना काम भी दिया जा रहा है। ठीक है, श्रमिक विभाजन है, जब श्रम विभाजन क्या है, एक श्रमिक विभाजन है। परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की ओर अपेक्षा ऊंच नीच की करार देती है। यानी कि देखिए ये जाति प्रथा है ना, इससे हम लोग को नुकसान ये है, जो कोई दो व्यक्ति है, कोई दो अच्छे दोस्त है, ठीक है, उनके बीच में एक बात आ जाती है, जो वो नीचे कास्ट का है, नीचे धर्म का है, ठीक है, नीचे जात का लोग है, वो हम ऊपर कास्ट के लोग है, ठीक है, हम ऊपर जात के लोग है, तो उनमें क्या ना, जो यही भेदभावना की उत्पन्नता हो जाती है, उनके अंदर यही भेदभाव क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमारे भारत में जो भी श्रमिक है ना, ठीक है, तो क्या ना जाति के साथ साथ उनको काम में भी क्या किया गया है, बंटवारा कर दिया गया है। उनको क्या काम करना है, किस जाति के अनुसार उनको क्या काम करना है, उनको ये बता दिया गया। जैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी कॉबलर हो गया, ठीक है, जूता सिलने वाला, ठीक है, जूता सिलने वाला जो भी काम किया ना, काम के अनुसार उनका धर्म बांट दिया गया। ठीक है, काम के अनुसार उनको क्या किया गया है, जाति बांट। जैसे में जूता सिलते हैं, वो सारे दिन से उनका जो पूर्वज है वो भी जूता सिलते थे, तो उनको चमार कर दिया। यानी कि जूता तो चमड़ा से ही बनता है, तो उनको चमार नाम रख दिया गया। ठीक है, जैसे में कोई भी दूध का कारोबार किए, तो उनको ना दूधिया कह दिया गया। यानी कि देखिए उनके काम के अनुसार क्या किया गया ना, जो उनके वर्ग को बंटवारा कर दिया है, उनके जाति का बंटवारा कर दिया है। ठीक है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए, तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि देखिए जातिवाद जो है ना, उसको अगर हम लोग श्रम विभाजन मान ले, यानी कि जाति के अनुसार कोई भी व्यक्ति को अगर उनका काम दे देना, तो ये अच्छी बात नहीं है।
मान लीजिए कोई भी जाति के अनुसार उनको काम दे दे या फिर उनके काम के अनुसार उनको जाति दे दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बढ़ई है, ठीक है, जो भी बढ़ई है, जो भी क्या करते हैं फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, लकड़ी का जो कुर्सी टेबल बनाते हैं, ठीक है, बढ़ई, वो बढ़ई मान लीजिए अगर उनका पूर्वज बढ़ई का जो भी पूर्वज है वो लकड़ी का काम कर रहा है और आने वाले पीढ़ी को भी वही लकड़ी का काम दिया जाए, अगर उनको उस काम में रुचि नहीं है, क्या वो काम कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उनका रुचि नहीं है, ठीक है, रुचि नहीं है, उनका मन नहीं है, वो काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है ना, जो इसी सब के कारण हमारे भारत में दरिद्रता छाया हुआ है, गरीबी आया हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई भी आदमी को उनके रुचि के अनुसार अगर काम दिया जाए, उनके इच्छा के अनुसार काम दिया जाए तो हमारा भारत आगे बढ़ सकता है। लेकिन जाति के अनुसार कोई भी व्यक्ति को काम दिया जाए तो भारत आगे नहीं बढ़ सकता, दरिद्रता छाया हुआ ही रहेगा। इसीलिए सक्षम समाज का कार्य कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। यानी कि देखिए कोई भी अच्छा व्यक्ति हो गया या फिर अच्छा समाज का एक ही गुण है जो कोई भी व्यक्ति को उनके इच्छा के अनुसार काम दिया जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए हमी को क्या ना, जब पढ़ाने की इच्छा होती है, हमको पढ़ाने का मन है, ठीक है, हम पढ़ाने में इंटरेस्ट लेते हैं, अगर हमको बोल दिया जाए दूसरा काम करने के लिए, हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? इच्छा ही नहीं है। आप ही लोग को कह दिया जाए कोई भी दूसरा लकड़ी का काम कर देने के लिए, लकड़ी का काम आपको नहीं आता है, आपको इच्छा नहीं है, उसमें उत्सुक नहीं है उस काम को करने के लिए, आप लोग कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इस सब से क्या होता है ना, तो दरिद्रता छाया हुआ रहता है और गरीबी हमेशा आई हुई ही रहती है। तो गरीबी जब आएगा तब क्या है ना, जो भी लोग सब है वो हमेशा पीछे की ओर जाएंगे, आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उसकी इच्छा के अनुसार, उसके रुचि के अनुसार काम देना जरूरी है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी कि देखिए कहना, जो भी माता पिता जो भी काम कर, जैसे मैं अभी यानी कि देखिए कहना, जो कोई भी एक आदमी, ठीक है, वो अगर कोई व्यवसाय कर रहा है, ठीक है, कोई धंधा कर रहा है, ठीक है, कोई व्यवसाय कर रहा है या फिर कोई धंधा कर रहा है ना, उस धंधा में अगर उनको अगर मन नहीं लग रहा है ना, तो वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते, ठीक है। वहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है ना जी, ये मजबूरी बस काम करेंगे और मजबूरी बस जब भी ये काम करेंगे तो आप लोग को पता है ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और क्या ना, जो उसी पेशा में, ठीक है, उसी काम में वो हमेशा के लिए बंध जाएंगे, उसी में दब के रह जाएंगे, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विश्वास करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्तिगत की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों के जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। यानी कि देखिए कहना, जब भी कोई भी व्यक्ति बिना रुचि का, बिना मन का, ठीक है, कोई भी काम करता है, ठीक है, जैसे में मान लीजिए आप ही लोग है, ठीक है, आप लोग को अगर बोल दिया जाए तो जाइए आप ना मिस्त्री वाला काम कीजिए, जो लेबर मिस्त्री जो होता है, घर का जो घर उड़ जो बनाता है, ठीक है, अगर वो करने के लिए बोल दिया जाए, अगर आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है, वो काम अगर आपको नहीं आता है, तो क्या आप आगे बढ़ पाइएगा? नहीं। आप ना उस काम को ना अरुचि से कीजिएगा, मतलब बिना मन का कीजिएगा, और बिना मन से किया हुआ काम कोई भी अच्छा नहीं होता है। सारी चीज आदमी को पता है, जो कोई भी चीज अगर कोई भी काम बिना मन का किया जाए ना, तो वो काम अच्छा नहीं होता है। तो क्या ना, जो वो जो आदमी है ना, वो क्या ना, जो उसी में अपने आत्मविश्वास के चक्कर में, कमाने के चक्कर में क्या होता है ना, जो उसी में दब के रह जाता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कोई भी काम करना है, ठीक है, इस चैप्टर से और यहाँ से हम लोग को एक चीज सीखने को मिल रहा है, ये जो अगर हम लोग को कोई भी काम में मन नहीं लगता है ना, तो वो काम करना ही नहीं चाहिए। जिस भी काम में, जिस भी फील्ड में आपको मन लग रहा है, जो भी काम आपको पता है जो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वही काम आपको करना है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व को महत्व दिया जा रहा हो। यानी कि देखिए इस चैप्टर के जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वो हम लोग को ये बता रहे हैं, जो कोई भी समाज कब अच्छा होगा, जब उसमें क्या ना, जो भातृत्व हो, यानी कि भाईचारा हो, क्या हो, भाईचारा हो, स्वतंत्रता हो, क्या हो, भाईचारा हो, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्र फ्रीडम हो, फ्री हो, आदमी ना जो चाहे वो कर सकता है, कोई भी काम करने के लिए फ्री हो, समानता हो, सारा आदमी का क्या ना, जो अधिकार बराबर हो,
भातृत्व हो, भाईचारा हो, ये सब अगर कोई भी समाज में रहे तब वो समाज क्या है, अच्छा समाज है। अगर ये सब चीज नहीं है तो ये समाज अच्छा नहीं है। और आपको इसके कारण क्या है ना, जो आगे कभी भी आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा। तो कोई अगर एग्जाम में ये जो लेखक है वो कोई भी समाज को आदर्श समाज कैसे कहते हैं, कौन सा आदर्श समाज है, कैसा समाज होना चाहिए लेखक के हिसाब से, क्या बताइएगा? जिस भी समाज में क्या ना, जो लेखक बोल रहे हैं, जिस भी समाज में भातृत्व हो यानी कि भाईचारा हो, समान स्वतंत्र, वो समाज क्या है, बहुत अच्छा समाज है। उसी समाज में रह के आदमी आगे बढ़ सकता है। चलिए यहाँ पे हम लोग का चैप्टर का सारांश हो जाता है खत्म, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग को कुछ पढ़ना नहीं था, ठीक है, लेकिन तभी हम आप लोग को ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत सारा चीज जानने को बता रहे हैं। ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है ना, ये भी क्या ना छोटे कास्ट के आदमी थे, छोटे जाति के क्या थे, आदमी थे। और ये इनके साथ क्या हुआ ना, जब ये, ठीक है, छोटे कास्ट के जो आदमी होते हैं ना, आप लोग को पता है जब पहले ऐसा होता था, जब छोटे कास्ट के जो भी लोग हैं सभी घर से बाहर निकलते थे, जो भी अछूत लोग हैं छोटे कास्ट के उसको अछूती बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो घर से निकलते थे उनके साथ क्या होता था, दुर्व्यवहार होता था, कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं होता था। कोई भी आदमी क्या कहना, जो नाला वाला पानी, कीचड़ वाला पानी, क्या कहना, जो गंदा पानी उनके शरीर पे फेंक दिया। क्लास में कोई भी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता था। जो भी अछूत लोग थे, जो भी बड़े बड़े कास्ट के जैसे ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, ये सबको ना क्लास में बैठा के पढ़ाया जाता था। और जो छोटे जात के अछूत हैं उनको नहीं पढ़ने की इजाजत थी। और कोई भी स्त्री को, कोई भी लड़की को भी नहीं पढ़ने का इजाजत था उस समय में। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या है ना, जो भी उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो समाज उनका ना बुराई कर रहा है, समाज उसके प्रति हंस रहा है, उनका मजाक बना रहा है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा, तो आप लोग को पता होगा, जो कभी भी अगर आगे बढ़ना है ना, तो आगे बढ़ने के लिए आपको किसी से लड़ाई नहीं करना है। उनको ना तब आप जवाब दीजिएगा जब आप कामयाब हो जाइएगा, ठीक है। तो क्या है ना, जो कभी भी आगे बढ़ने के लिए किसी से लड़ाई नहीं करना, तो उस टाइम ना भीमराव अंबेडकर जी कुछ नहीं बोले, अपना चुपचाप रह गए। और जब वो स्कूल में गए अपना एडमिशन कराने, तो उनका एडमिशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो वो छोटे कास्ट के थे, छोटे जाति के थे। अब देखिए क्या हो रहा है, जो उसी स्कूल में जिसमें वो एडमिशन करवाने गए थे ना, उसी में क्या किया ना, जो वो झाड़ू लगाने वाला यानी कि देखते हैं ना साफ सफाई करने वाला, वो काम करने लगते हैं। जब वो साफ सफाई करने वाला काम करने लगते हैं ना, तब क्या होता है ना, जो वो क्लास से बाहर साफ सफाई करते थे और जो भी टीचर लोग पढ़ाते थे ना उसको सुनते थे। और एक बार क्या हो ना, जो इंस्पेक्शन के लिए यानी कि देखिए जो भी वहाँ के जो बड़े बड़े अफसर थे ना, वो जांच करने आए जो स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है। जो भी इंस्पेक्शन के लिए जांच करने के लिए आते हैं ना, वो एक सवाल पूछते थे, कक्षा के जो भी स्टूडेंट था ना वो नहीं बोल पाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है ना, जो बाहर से सुन रहे थे, वो सारा क्वेश्चन का सही सही आंसर बताते हैं। तो क्या ना, देखिए अगर एक शायरी देखिए आप लोग के लिए है, जो अगर जेब में गांधी हो या ना हो, जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में कामयाबी का आंधी होना जरूरी है। तो वही बात है इनके पास भी, इनके जेब में जरूरी नोट नहीं था। इनको पता है, सबको पता है, इनके जेब में नोट नहीं था, ये बहुत ज्यादा गरीब थे, इनके पास पढ़ने के लिए किताब भी नहीं था, कॉपी भी नहीं था, पेन भी नहीं था। तो शायरी ना इन पे बहुत ज्यादा सूट करता है। तो जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन पढ़ने का आंधी दिल में जरूर होना चाहिए। तो इनके पास भी वही आंधी था। इसी आंधी की वजह से इन्होंने क्या किया ना, जो भारत का, हमारे देश का संविधान को लिख दिए। और इसी सब के कारण ना इनको ना भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइए, देखिए जेब में रुपया हो चाहे ना हो, ठीक है, लेकिन सीना में कामयाबी का आंधी होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है जो पैसा है तभी पढ़ाई कर सकते हैं, बिना पैसे का भी आप लोग को पढ़ाई कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करके पढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं जो कोई निमन अच्छा कोई ट्यूशन वाले मिले तभी पढ़ सकते हैं, कोई अच्छा सोशल मीडिया पे पढ़ाने वाले मिले तब पढ़ सकते, नहीं। क्योंकि अगर सीना में क्या ना, जो कामयाब होने का अगर कुछ जज्बा है ना, तो जरूर हो सकते हैं। तो आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग जरूर होइएगा। अगर इच्छा है, अगर आप लोग के अंदर जज्बा है ना, तो आप लोग जरूर हो सकता है। आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। रेडी है? हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो आप लोग? हम लोग हिंदी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिए थे, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट क्या था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पढ़ लिए। तो इनका क्वेश्चन आंसर भी तो करना जरूरी है ना, तो ये क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं। अब तक क्या कीजिए ना, आप लोग फटाफट से अपने सारे मित्रों, सखी सहेली, जो भी बाबू सानू जो भी है, सबको क्या कीजिए ना, अपने सोना बाबू सबको फटाफट से इस वीडियो को भेज दीजिए। और भेजने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो को तो शेयर करना ही करना है, तो एक छोटा सा काम आप लोग कर दीजिए भाई। चलिए चैप्टर,
हम लोग का खत्म हो गया। हम लोग ना अव्यास के प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या भैया? अव्यास का प्रश्न। ठीक है, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 अंक जो 2 अंक का होता है। ठीक है, क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? और इसी का दूसरा टाइप क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इस चैप्टर के लेखक हैं, वो किस विडंबना की बात कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो बोल रहे थे ना, तो क्या बोल रहे थे? सुनिए, देखिए। आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषक होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना जाता है। यानी कि देखिए, लेखक जी बोल रहे हैं क्या ना, जो आधुनिक समाज, यानी कि देखिए अभी का जो मॉडर्न समाज है, मॉडर्न हम लोग का जो अगल बगल का जो इलाका है, अभी सारा आदमी क्या है? मॉडर्न मॉडर्न हो गया है। और मॉडर्न जब जानते हैं ना हो जाता है, तो क्या पहनेगा? क्रॉप टॉप, एगो पहनेगा क्रॉप टॉप, एगो पहनेगा जीन्स, एगो पहनेगा टी शर्ट। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मॉडर्न। आप लोग कंफ्यूज जाइएगा नहीं। ठीक है, इतने दिन को पहन लेगा, लड़की सब पहन लेगी। और आप लोग जानते हैं लड़की सब ना नागिन होती है। क्या होती है भैया? नागिन। वो कभी भी सीधा नहीं चल सकती, वैसे ऐसे 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 नागिन की तरह चलेगी। ठीक है, तो वो ना नागिन होती है। वहां मत देना किसी को, नहीं तो फूट फाड़ देगी तुमको। ठीक है, तो वहां मत देना जो नागिन है। लड़की सब अच्छी अच्छी सब है। तो यानी देखिए, लेखक जी बोल रहे हैं ना, जो आधुनिक समाज यानी कि अभी का जो मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जो लोग सब हैं अभी के, ठीक है, उनमें देखिए क्या क्या है। ये क्या है ना, जो जातिवाद करते हैं, वो भेदभाव करते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन पहले ना बहुत होता था। उसका क्या ना, जो ये क्या जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं, यानी कि जातिवादी जो होता है, जातिवाद जो होता है, उसमें बढ़ावा दे रहा है, उसमें कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। लेखक से विचार से ना, क्या है ना, लेखक के विचार से ये एकदम गलत है। किसी भी जाति को बढ़ावा देना, कोई भी काम के लिए किसी का रोक टोक करना, ये सब लेखक के हिसाब से क्या भैया? गलत है। लेखक जी बोल रहे हैं ना, जो किसी को रोक टोक मत करो, पढ़ाई करता है तो करने दो। ठीक है, खाली छौड़ी पटाएगा तो तुम छोड़ देना। ठीक है, तो लेखक जी बता रहे हैं, जो यहाँ पे अगर कुछ गलत करे ना, तो रोक टोक मत करो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आदमी को स्वतंत्र छोड़ो, तभी तो वो पढ़ाई कर सकता है ना, कभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है। तो लेखक के हिसाब से विडंबना का स्वरूप यही है, जो वो जातिवाद में, जाति प्रथा में बढ़ावा देता है। ठीक है, और क्या ना, जो जातिवाद में बढ़ावा देने के बाद भी मॉडर्न जमाना में भी लोग सब क्या कर रहा है ना, जो एक दूसरे के प्रति सोचता है ना, तो कैसे उसको पीछे कर देते, ये सब बात एकदम सरासरी भैया गलत है। आगे है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों कही जा सकती है? भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विस्तार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि देखिए, अब इसमें ना, इस क्वेश्चन में हम लोग को ये पढ़ना है, जो भारतीय जो जाति, भारत में जो जाति प्रथा चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या ना, स्वाभाविक विभाजन, श्रम विभाजन कैसे है, क्यों है? ठीक है, तो भारतीय समाज के अनुसार जो श्रम विभाजन है ना, वो वास्तविक रूप नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्या ना, जो किसी के रुचि के आधार पर ना श्रम विभाजन नहीं किया गया। कोई भी आदमी जो काम कर रहा है ना, उस काम के हिसाब से उनको बांट दिया गया है। ठीक है, तो इनका क्या ना, जो रुचि के अनुसार, कोई भी मनुष्य को ना उनके रुचि के अनुसार, उनके मन के हिसाब से, इमोशनल रुचि है, कोई लड़की है, ठीक है, रुचि मतलब होता है मन। आप लोग है ये तनी क्लिप को काट लीजिएगा, यहाँ पर से कहेगा रुचि का बात कर रहा है, कौन है रुचि रे? मिस कोई होगी सहेली बहेली रुचि है तो उसका नंबर मांगेगा? नहीं, कोई नहीं है, याद रखना। रुचि मतलब होता है मन। ठीक है, तो क्या ना, जो कोई भी भारतीय समाज के जो भी लोग हैं, उनके ना बिना रुचि के, बिना मन के ना, उनको ना काम दिया जाता है। अब कोई भी काम अगर बिना मन का दिया जाए, तो आप तो जानबे करते हैं, अगर मम्मी कोई भी लड़की सबको कह दी खाना बनाने के लिए, तो क्या कहेगी? हम खाना बनाएंगे? नहीं बना सकते, हमसे नहीं होगा, आई एम नॉट डूइंग दिस, मैं नहीं कर सकती इसको। देखिए क्या है, इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विस्तार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि कहना, जो कोई भी आदमी से बिना पूछे ना उनका काम दे दिया जाता है। यही हम लोग का जो समाज है, यही है उनके में कमी, तो बिना किसी से कोई भी काम पूछे अगर उनको काम दे दिया जाता है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? लोकतंत्र मूलतः
सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समानता, भाईचारा एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। यानी कि देखिए कहना जो कोई भी अच्छा आदमी बनने के लिए या फिर सच्चा जो भी समाज है उसको बनाने के लिए, ठीक है, सच्चे आदमी बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, तो भाईचारा होना चाहिए, समानता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। ये सब अगर चीज होगा ना उनके अंदर, तो क्या ना सच्चा लोक बन सकता है, सच्चा लोकतंत्र बन सकता है, सच्चे समाज बन सकते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं है तो भैया कुछ नहीं हो सकता है। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद में के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि देखिए जो जाति प्रथा है ना वो श्रम विभाजन का, यानी कि जाति प्रथा क्या ना, जो कोई भी आदमी काम किया उस काम से क्या किया, जाति बंटवारा कर दिया, और श्रम विभाजन यानी कि कोई भी काम है ना जाति के अनुसार भी काम दे दिया गया। पापा के जो भी पापा जी काम करते हैं उसके अनुसार उनको उनके बेटे को काम दे दिया गया। यानी कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन दोनों एक दूसरे का क्या है ना, जो एकदम देखल सुनल भाई लग रहा है। यानी कि जुड़वा भाई आप लोग देखे हैं ना, जो एक दूसरे के एकदम क्या होता है ना, जो गुणों के बराबर होते हैं, एक दूसरे से एकदम मिलते जुलते रहते, तो वही है यहाँ श्रम विभाजन और जाति प्रथा दोनों है ना एक दूसरे से मिलता जुलता है, एक दूसरे का ही रूप है, और इसमें कोई बुराई नहीं। जो लेखक जो है ना ये इसमें जो बोल रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं, कोई गलत चीज नहीं बोल रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वच्छता पर निर्भर नहीं रहता, इसमें मानवीय कार्यकुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती, इसमें स्वतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और चालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। यानी कि देखिए यहाँ जो हम लोग को कोई भी व्यक्ति को उनके रुचि के अनुसार जो काम नहीं दिया जाता है ना, अगर मान लीजिए हमको ही कुछ काम करना, जैसे मान लीजिए आखिर हमको ठूसने का मन करा, ठीक है, ठूसने में हमको बहुत मजा आता है, सबको मजा आता है ठूसने में, ठीक है, ठूसने वाला जो काम है ना वो सबको अच्छा लगता है। ठूसने का अगर काम दिया जाए तो एकदम सबको बल्ले बल्ले, वो भी निम्न निम्न चीज दिया जाए, जैसे में चाउमीन दिया जाए, बर्गर दिया जाए, तो ये सब ना सब एकदम धाए धाए ठूसेगा। तो ये सब देखिए कोई भी काम ना उनके किसी भी आदमी के मन के अनुसार, रुचि के अनुसार दिया जाए तो एकदम बल्ले बल्ले है। अगर बिना मन के दिया जाए, बिना रुचि का दिया जाए तो वो क्या करेगा ना, देखिए यहाँ पे टालू काम करेगा। यानी कि एकदम काम हो रहा है, हम देख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कर रहे हैं, मतलब टालू काम, यानी कि चलने वाला जो काम नहीं होता ना वो। अब मान लीजिए कोई भी जो मिस्त्री है, ठीक है, जो घर बनाता है, अब घर बनाने में जो भी राजमिस्त्री है वो क्या कर रहा है, घर बनाएगा, उसको घर बनाने में मन नहीं लग रहा है तो वो टालू काम करेगा, एगो ईंटा इन जोड़ेगा, एगो ईंटा इन जोड़ेगा, फिर इन जोड़ेगा, फिर एकदम नागिन की तरह इन्ने 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 जोड़ते जाएगा। क्या होगा, कुछ दिन के बाद आप घर में जाएगा, घुट बना के गिर जाएगा आप किसी पे। तो कोई भी काम वैसे करना चाहिए जो काम में मन लगता हो, इच्छा उसमें है करने का, वही काम करना चाहिए। नहीं तो टालू काम कीजिएगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ठीक है। अब मान लीजिए वही जो व्यक्ति जो एकदम गलती गलती काम कर रहा है, एगो ईंटा यहाँ जोड़ रहा है, एगो ईंटा यहाँ जोड़ रहा है, तो उससे क्या होगा, घर गिर जाएगा, किसी एक के देह पे घर गिरा, कोई भी दूसरा आदमी उनको काम देगा, नहीं दे सकता है काम। कोई अगला आदमी जानेगा वो भी काम नहीं देगा, धीरे धीरे पूरा शहर में जान जाएगा, पूरे शहर के लोग उसको काम नहीं देगा, तो वो कभी भी उस प्रक्रिया में, उस काम में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। चालू काम कभी नहीं करना है, वैसा काम करना जिसमें आप लोग को इच्छा हो, जिसमें आप लोग खुश हैं, जो काम अच्छे से आपको आता है, जो काम हम जानते हैं वही काम करना है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यानी कि देखिए जाति प्रथा जो है ना वो क्या ना, जो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी है। यानी कि क्या जाति प्रथा के अनुसार काम भी मिलता है, काम के अनुसार जाति प्रथा भी हुआ है, ठीक है। तो जाति जो है ना वो काम के अनुसार हुआ है, जो हम काम करते हैं उसके अनुसार हम लोग को जाति मिला, और जाति के अनुसार जो है ना हम लोग को काम मिला है। दोनों ने एक दूसरे का एकदम बराबर है, दोनों एक दूसरे का क्या है ना भाई है। इस प्रथा में श्रमिक को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी कि इस काम में, इस प्रक्रिया में क्या होता है ना, जो भी श्रमिक है, लेबर है, उनको ना अलग अलग वर्ग में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। अगर क्या है देखिए, इसमें विभाजित वर्गों के एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करार दिया जाता है, और इस प्रक्रिया में क्या ना, जो इसमें ये भी बता दिया जाता है जो आप ऊंचे जात के हो, आप नीचे जात के हो, तो इसमें देखिए ये सब ना एकदम गलत बात है।
जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यानी कि जाति प्रथा के अनुसार जो बांटा गया है ना, वो एकदम मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, उनके अधिकार के लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब कोई भी मनुष्य की रुचि के बिना क्या ना उनका जाति बांट देना, ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो उनके जो अगर उनका रुचि हो, उनका अगर मन हो तब कोई काम कीजिए, किसी भी दूसरा आदमी का कोई काम आप कर रहे हैं या फिर अपना ही कर रहा है, मन होता है तभी ना करते हैं जी। तो कोई भी आदमी का बिना मन पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों के निर्धारित कार्य को मानते हैं। यानी कि देखिए क्या ना, जो गरीबी से भी सबसे बड़ा समस्या हम लोग के यहाँ ये है ना, जो कोई भी आदमी के लिए दूसरा कोई काम ढूंढता है, दूसरा कोई काम देता है ना, कोई भी आदमी से बिना पूछे हुए कोई दूसरा उसको काम दे देता है ना, उसी काम के अनुसार उनका जाति बांट देना, ये एकदम गलत बात है, ठीक है। गरीबी और उत्पीड़न, यानी कि जब भी कोई भी आदमी गरीब हो, ठीक है, गरीब रहना अच्छी बात है, लेकिन बिना मन में काम करना एकदम बुरी बात है। क्योंकि अरुचि और व्यवस्था बस मनुष्य काम को टालने लगता है, यानी कहना जब बिना मन का, ठीक है, मजबूरी पे आदमी काम को टालने लगता है, काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे, कार्य कुशल कैसे प्राप्त हो सकता है? यानी कि देखिए क्या ना, जो काम में ना हम लोग का दिल लगे ना दिमाग लगे, वो काम हम लोग करेंगे आगे बढ़ सकते हैं? कभी नहीं, ऐसा कभी संभव होने वाला नहीं है। तो जिस भी काम में आप लोग का दिल लगे, ठीक है, उस काम में दिमाग भी लगे तब वो काम करना है, नहीं अगर लगे दोनों में से कोई नहीं तो काम नहीं करना है, वो काम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक विभाजन का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसमें वह अपने पेशा का कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी कि देखिए कोई भी श्रमिक जो निर्माण होता है ना, यानी कि कोई भी लेबर वगैरह जो आता है, ठीक है, जो काम उनको आता है ना वही काम आप दीजिए, जिस काम में वो एक्सपर्ट है वही काम आपको देना है। और क्या ना, जो जिस भी चीज में वो आगे बढ़ सकते, जो काम उनको अच्छे से आता है वही काम देना है। अब क्या ना, जो ये काम दे दिए वही पेशा ये करेंगे, और पेशा करने के बाद क्या ना, जो इनको ना एकदम फ्रीडम मिलना चाहिए, जो वो कौन सा पेशा करे, कौन सा व्यवसाय करे जिससे वो आगे बढ़ सके। तो क्या ना, जो अच्छा समाज उसी को हम लोग बोलेंगे जो एकदम फ्रीडम हो, फ्रीडम मिला हुआ हो, जो जहाँ जैसे में मान लीजिए लड़की है, किसी भी लड़की को पढ़ने की इच्छा हो रही है और इसके जो गांव वाले हैं ना बोल रहे नहीं बाहर जाके नहीं पढ़ेगी, ये गलत बात है, लड़की सब है जमाना खराब है, अक्सर आदमी यही बोलते लड़की है जमाना खराब है बाहर जाके नहीं पढ़ना है। भाई उसको पढ़ने दो ना, उसको पढ़ने में मन लग रहा है तो उसको पढ़ने दो। तो कोई भी व्यक्ति को ना उनका जो इच्छा होगा, ठीक है, उनकी इच्छा के अनुसार काम करने दीजिए, ठीक है। जब वो अपने इच्छा के अनुसार कोई व्यवसाय करेंगे, काम करेंगे, तभी वो आगे बढ़ सकते। नहीं तो अगर गरीबी में पैदा, देखिए एक शायरी आप लोग के लिए, गरीबी में पैदा लेना बुरी बात नहीं है, हम लोग गरीबी में पैदा लिए हैं, ये बुरी बात नहीं है, बुरी बात है जब गरीबी में तुम मरोगे। तो गरीबी में पैदा लेना अच्छी बात है, अगर पैदा ले लिए तो कोई बात नहीं, बुरा बात नहीं है, मजबूरी बस हो गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गरीबी में मरना अच्छी बात नहीं है। हम हो गए हैं गरीब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने माता पिता को ना गरीबी में मरने नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी काम हम लोग को ना कोई भी जबरदस्ती अगर थोपे तो उस काम को नहीं करना, जब तक हम लोग का उस काम में दिल ना लगे, दिमाग नहीं लगे, उस काम को बिल्कुल टच भी नहीं करना है। हम कर ही नहीं सकते हैं, कैसे कर लेंगे? करना ही नहीं है। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।